नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वन एजुकेशन पे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग इस समय टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी जीएस की। जीएस में भी पॉलिटी, हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी। तो इन 3 सेक्शन को हम पहले देखेंगे और हम लोग टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 देख भी चुके हैं। लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। तो ऐसे ही हम लोग 10 टेस्ट सीरीज़ करेंगे, जिससे हमारे कम से कम 200 क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाएंगे और हमें कोई भी अलग से कोई एक टेस्ट सीरीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि बिंदुसार किसका पुत्र था। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होगा, ऑप्शन देखते हैं, अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या शिवाजी। तो सही आंसर है इसका पहला, सही आंसर इसका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर हम देखते हैं कि त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म। तो सभी को पता है कि ये सही जवाब है इसका बौद्ध धर्म। ठीक है, और जो त्रिपिटक जो एक्चुअल में है क्या कि जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी उनकी बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया, एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, उसी को बोलते हैं त्रिपिटक। ठीक है, तो इन त्रिपिटक में आपको पता भी होगा कि विनय पिटक या सूत्र पिटक या अभिधम पिटक ये हैं। ठीक है, ये 3 किताबें हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, इनको थोड़ा थोड़ा बस पढ़ना है। पाल साम्राज्य का संस्थापक या शासक कौन था? तो अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है गोपाल, विजयनाथन, धर्मपाल या भास्करन। तो इसका सही जवाब है थर्ड का ए, गोपाल। ठीक है, गोपाल ही पहले पाल वंश के प्रथम शासक रहे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन चलते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो खिलजी राजवंश, गुलाम राजवंश, लोधी राजवंश या तुगलक राजवंश। तो इसका सही जवाब है चौथे का बी, गुलाम राजवंश। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रि परिषद को किस नाम से जाना जाता? ये काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी ने पढ़ा भी होगा उसको कहीं ना कहीं। ऑप्शन ए अष्टदिग्गज, नवरत्न, ठीक है, अग्रहारम और अष्टप्रधान। तो सभी को इसका आंसर पता होगा, अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान में पेशवा, अमात्य, ठीक है, ये लगभग इस तरीके के 8 लोग हुआ करते थे। ठीक है, जो उनको हम लोग अष्टप्रधान बोलते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि प्रथमा समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पहला है एम जी रानडे, आत्मारंग पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, आर सी भंडारकर। तो इसका सही जवाब है आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, और कब ये वो स्टार्ट हुआ था? 1867 में प्रार्थना समाज। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलता ही है हर बार। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, 1925, 1924, 1926, 1927। तो इसका सही जवाब है 1925। और काकोरी है कहाँ? ये आपके लखनऊ और सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पे, ऐसे मान लीजिए आप, लखनऊ से सहारन, अगर हम लखनऊ और सहारनपुर के बीच की बात करें, ठीक है, तो वहीं पड़ता है काकोरी। और कि उस ट्रेन का नाम क्या था? कभी कभार ये क्वेश्चन और सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, ये ठीक है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? अपना भारत, आज़ाद हिंद सेना, रिवॉल्यूशनरी आर्मी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो काफ़ी आपने पढ़ा भी होगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी बार आप कर भी चुके होंगे एग्जामों में। तो इसका सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब है ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो इसमें ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, इसकी सारी पावर यहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी। अगर हम देखते हैं 10वें को, तो स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बिपिन चंद्र पाल, डी चित्तरंजन दास। तो इसका सही जवाब है, तो इसका डी चित्तरंजन दास।
क्या जवाब इसका? चित्तरंजन दास। और ये कब की थी इस पार्टी की स्थापना? 1923 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन है फूलों की घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में। तो इसका सही जवाब है 11 का सी, शांत घाटी में, जिसको हम साइलेंट वैली भी बोलते हैं। और ये साइलेंट वैली है कहाँ पे? ये आपकी केरल में। ठीक है, देखिए जहाँ पे 24 घंटे या माँ कह सकते हैं कि 12 महीने जहाँ पे हरा भरा ग्रीनरी रहे, वहीं पे जैव विविधता, बायो क्या कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पे ज़्यादातर पानी वगैरह बरसता है तो वहाँ भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु वहाँ पाए जाएंगे। इस प्रकार से जहाँ पे ज़्यादा आपको हरा भरा और 12 महीने आपको एक जैसा आप कह सकते हैं कि 12 महीने प्रकृति से लदे हुए जो पे जगह होती हैं जहाँ ग्रीनरी होती है, वो आपकी वहाँ भी आपकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गंगोत्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम ही गंगा। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या होती हैं? देवप्रयाग मिलती हैं, तो यही गंगा बन जाती है आगे आके। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब है शुक्र। ठीक है, अब 14 देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, हाइड्रिस्कन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लेक सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर मतलब सुपारी, सुपारी होती है मीठी, तो ताजे पानी की या मीठे पानी की झील होती है तो आपकी लेक सुपीरियर। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और हम बात करें सबसे खारे पानी की झील, तो आपकी है कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर है अनाईमुड़ी। और अगर नीलगिरी हिल की सबसे ऊंची बड़ी चोटी की बात करेंगे तो दोदा बेटा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। अब हम लोग चलते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग इकोनॉमी की जो क्वेश्चन है उनकी एक अलग सीरीज बनाएंगे, इकोनॉमी और साइंस का। और यहाँ देखते क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। तो 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं सूची में या 12वीं सूची में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन 11वीं सूची में। ठीक है, और उसी में सारी पंचायतों के जितने भी विषय हैं इस 11वीं सूची में सम्मिलित हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 22 क्वेश्चन की, तो यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? बताइए, इसका जवाब आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, बी पढ़ा लिखा हो, सी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, और डी भारत का नागरिक हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पढ़ा लिखा हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, सही है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आए तो बिल्कुल सही है। भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। और आपका किस आर्टिकल के अंडर ये पड़ता है? तो 58(1) के अंडर में ये दिया गया है। ठीक है, कि जो जितने भी राष्ट्रपति से चुनाव के लिए जो अहर्ताएँ हैं उसको उसमें सम्मिलित किया गया है। अब देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? संविधान का भाग और विषय। भाग दो नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 मूल कर्तव्य। तो इसका सही जवाब है डी। ये वो आपका भाग 5 नहीं है मूल कर्तव्य के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए वो भाग 5 नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है आपका? वो होता है भाग 4A। ठीक है, जो एक नया भाग जोड़ा गया था, जोड़कर नागरिकों के जो मूल कर्तव्य की बात की गई थी इसी में। ठीक है, अमेंडमेंट होने के बाद में। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु वर्ष सीमा है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो वेरी इजी, इसका आंसर आपको पता भी होगा। तो सही जवाब है इसका 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा इन 25 क्वेश्चनों के सेट में। और
काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस आप 5 से 6 मिनट में इसको बढ़ा बढ़ा के भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आपको नए क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और यही एग्ज़ाम में एज टू एज लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा दोस्तों। अगर आपको भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।